नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की। आपको बता दें कि केंद्र बजट पेश हो चुका है, वहीं अब उत्तराखंड का बजट भी पेश होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और राज्य की नीतियों पर चर्चा की संभावना है। सरकार के विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तुत किए जाएंगे और विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि सत्र के लिए विधायकों द्वारा कुल 521 प्रश्न भेजे गए हैं, वहीं 2 विधेयक भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्र की अवधि पूरी तरह से विधानसभा में होने वाले कामकाज पर निर्भर करेगी और इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। इस बार विधानसभा का सत्र पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी ई नेवा के तहत संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र शुरू होने से पहले इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि विधानसभा की कार्यवाही अभी भी पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगी। विधानसभा में पूछे गए प्रश्न, उनके उत्तर, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनके उत्तर, राज्यपाल का अभिभाषण और बजट डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है, लेकिन आगामी सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं किया जाएगा और यह छोटे छोटे कदम हैं जो आगे जाकर हमें पूरी तरह से डिजिटल बनाने में मदद करेंगे। अगले 2 से 3 सत्रों के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सारी प्रक्रियाएं पेपरलेस कर दी जाएंगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या 18 फरवरी के बजट में क्या कुछ खास देखा जा सकता है? देखिए, ये जो है बजट सत्र है, सत्र में सबको उम्मीदें रहती हैं प्रदेश को लेकर, और प्रदेश की जनता ये उम्मीद लेके चलती है कि हमारे लिए क्या खास होगा। तो उसको लेकर लगातार जो लोग, जनता भी कह रही है कि हमारे लिए क्या कुछ खास होगा, सबकी नजरें हैं। वहीं विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि बजट में इस तरीके की प्रावधान होनी चाहिए कि रोजगार और रोजगार हो, ये अपने उनके जो आय का साधन बढ़े, कुछ इस तरीके के हों। लेकिन लगभग 100 करोड़ का ये बजट है और इसमें सरकार ने लगातार ये कोशिश करी है कि आम पब्लिक जो है इस बजट से खुश रहे और कुछ शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हो। इस बजट को ले ज्यादा से ज्यादा शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर फोकस रहेगा इस बजट में, और स्वरोजगार को लेकर फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस समय स्वरोजगार के लिए ऋण ले रहे हैं और ऋण देने में दिक्कत हो रही है, तो वो थोड़ा ब्याज मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तो देखा ये जा रहा है कि कितना ये कारगर साबित होगा। प्रदेश में बजट, जो इस समय प्रदेश का बजट है, वो कितना कारगर साबित होगा आम जनता के लिए, वो तो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जब कल बजट तो परसों बजट सामने आएगा तभी पता लग पाएगा कि क्या कारगर साबित होता है क्या नहीं। क्योंकि अभी तो कल तो सिर्फ ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण होंगे, उसके बाद जो है कार्यमंत्रणा की बैठक होगी, वह कल तो यही रहेगा। लेकिन परसों पे निगाह रहेगी जब बजट पारित होगा और उस पे चर्चा होगी और किस तरीके का बजट है और किस तरीके का आएगा। तो जनता के बीच जब आएगा बजट, तो उसके बाद जनता ही तय करेगी कि बजट हमारे अनुकूल है या नहीं। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जहां 18 फरवरी को अब बजट पेश होने वाला उत्तराखंड का, वहीं भरत चौधरी जो कि बीजेपी के विधायक है, उनका बयान भी सामने आ रहा है। उत्तराखंड में 18 तारीख को अब ये बजट सत्र शुरू होगा और बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संवेदनशील पार्टी है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ राजनीति करती है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार जो भी बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा वह उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही बजट होगा। आपको बता दें कि केंद्र बजट पेश होने के बाद अब उत्तराखंड का बजट सत्र 18 तारीख से शुरू होगा। वहीं अब बजट सत्र को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और इसी बीच विधायक भरत चौधरी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संवेदनशील पार्टी है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ वह राजनीति भी करती है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार का जो भी बजट होगा वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, वह उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप होगा और उत्तराखंड को फायदा भी पहुंचाएगा।
बात करेंगे चमोली की, जहां जिला मुख्यालय में कर्मचारियों ने संघ की अभी अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया है। मुख्यालय गोपेश्वर में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की द्विवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया और अधिवेशन का शुभारंभ संदीप रावत, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर, जिलाधिकारी चमोली ने दीप प्रज्वलन कर किया है। और अधिवेशन में पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें राकेश सिंह नेगी अध्यक्ष, प्रांतीय तनुज बिष्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अमित कुमार उपाध्यक्ष, नवीन मोहन शर्मा जो कि प्रांतीय महामंत्री हैं और नरेंद्र सिंह बिष्ट मंडलीय अध्यक्ष गढ़वाल, साथ ही में मनोज मासीवाल मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं सहित तमाम पदों के लिए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। आपको बता दें कि चमोली जिले में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ की एक द्विवार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ है और अधिवेशन का शुभारंभ संदीप रावत, पालिका अध्यक्ष पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर और जिलाधिकारी चमोली ने दीप प्रज्वलन कर किया है। अधिवेशन में पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है, जिसमें राकेश सिंह नेगी जो कि अध्यक्ष हैं और तनुज बिष्ट वरिष्ठ अध्यक्ष, अमित कुमार उपाध्यक्ष, नवीन मोहन शर्मा प्रांतीय महामंत्री, नरेंद्र सिंह बिष्ट मंडलीय अध्यक्ष गढ़वाल और मनोज मासीवाल मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे और इन तमाम पदों के लिए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। हमारे संवाददाता संदीप कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? जी बता दें, मिनिस्टर कर्मचारी का 2 दिवसीय अधिवेशन यहाँ पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शुरू किया गया, जिसमें नई जो पुरानी कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया और जो नई कार्यकारिणी थी उसका आज वहाँ पे जो है गठन किया गया। यानी कि जो मिनिस्टर कर्मचारी हैं उन्होंने एक मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से शासन स्तर पर भेजा है, जो विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने अपनी जो सचिवालय के स्तर पर जो है अपनी जो पदोन्नति की मांग करते हुए तमाम मांगे उन्होंने की हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि मसूरी में तमाम लंबित मांगों को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया गया है। वहीं पर अब प्रदर्शन को देखते हुए मसूरी में वन आरक्षी संघ मसूरी द्वारा मसूरी के वन विभाग प्रांगण में लंबित मांगों को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई और मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। साथ ही अन्य मांगों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर उन्हें लागू किया जाए। इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ मसूरी के अध्यक्ष अमित कैंतूरा ने कहा कि 2016 से पहले नियमावली के अनुसार वन दरोगा को पदोन्नति दी जाती थी, लेकिन अब 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाया है। साथ ही अन्य मांगे भी हैं जिन पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उन मांगों को नहीं माना गया तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन का रूप ले लेगा। आपको बता दें कि मसूरी में वन आरक्षी संघ मसूरी द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वन अधिकारी जमकर नारेबाजी करते हुए और प्रदर्शन करते हुए देख रहे हैं और अपनी मांगों को भी सामने रख रहे हैं। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति भी की जाए। साथ ही अन्य मांगों पर भी उन्होंने गंभीरतापूर्वक विचार कर उन्हें लागू करने की मांग जताई है। इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ मसूरी के अध्यक्ष अमित कैंतूरा ने कहा कि 2016 से पहले नियमावली के अनुसार वन दरोगा को पदोन्नति दी जाती थी, लेकिन 12 साल होने के बावजूद भी उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अन्य मांगे भी हैं जिन पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो फिर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है।
आपको बता दें कि विकास नगर के आदूवाला क्षेत्र में अवैध तरीके से आम के बगीचों को काटने का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है और वहीं अब इस गंभीर मामले में उद्यान विभाग ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आदूवाला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आम के हरे भरे पेड़ों को धड़ल्ले से आरियों से काटा जा रहा है। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे से लगी इस जमीन पर भू माफिया अवैध प्लांटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस प्लांटिंग में हरा भरा आम का ये बगीचा अड़चन बना हुआ है, जिसके चलते माफियाओं ने पहले हरे भरे आम के पेड़ों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया है। इस अवैध प्लांटिंग की जिद में इस वक्त तकरीबन 300 पेड़ भू माफियाओं के निशाने पर है, जिसके लिए उद्यान विभाग से 5 पेड़ों को काटने की अनुमति का जुगाड़ इन्होंने कर लिया है। आपको बता दें कि विकास नगर में आदूवाला क्षेत्र में अब फिर से अवैध तरीके से काटे जा रहे आम के बगीचे का मामला तूल पकड़ने लगा है और वहीं इस गंभीर मामले में उद्यान विभाग ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आदूवाला क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से आम के हरे भरे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरियां चलाई जा रही थी। सूत्रों की माने तो नेशनल हाईवे से लगती इस जमीन पर भू माफिया अवैध प्लांटिंग करना चाहते थे, लेकिन इस प्लांटिंग में हरा भरा आम का ये बगीचा अड़चन बना हुआ है, जिसके चलते माफियाओं ने पहले आम के पेड़ों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और इस अवैध प्लांटिंग की जद में इस वक्त तकरीबन 300 पेड़ों को भू माफियाओं ने निशाने पर ले रखा है। हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष, क्या है पूरा मामला? जी माँ जी, बताना चाहूंगा विकास नगर में इस समय पेड़ों का कटान जोरों पर चल रहा है और यह जो बगीचा है इसको अधिकारी को भी गुमराह करके काटा गया है, क्योंकि इसमें जो उद्यान विभाग अधिकारी है उनका कहना है कि यहाँ पर जो परमिशन ली गई थी 15 दिन पहले की है और जो परमिशन है वो किसी और जगह की है और जो ये पेड़ काटे गए हैं यह पेड़ कहीं और काटे गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी गुमराह करके ये कार्य किया गया है। वहीं जो उद्यान विभाग अधिकारी है उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी भूमि का जो स्वामी है उसकी जांच के लिए एक चिट्ठी जो है तहसीलदार विकास नगर को भी बना करके दे दी गई है, जिसमें जल्दी ही जो है इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। भूस्वामी का जो है उसमें भी पता निकाला जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मनीष। बात करेंगे पौड़ी की, जहां पर वन विभाग ने बढ़ते हुए मोबाइल प्रचलन को देखते हुए एक फॉरेस्ट फायर ऐप तैयार किया है। अब साथ ही एक FSI पोर्टल 3.0 पर भी पंजीकरण कर वनाग्नि की जानकारियां लोगों को मिल जाएंगी। विभाग की ओर से वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में ऐप डाउनलोड और पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। मोबाइल ऐप के माध्यम से वनाग्नि की सूचनाएं एकत्रित करने का पौड़ी वन विभाग की अभिनव पहल है, जिससे वनाग्नि की छोटी से छोटी घटना की जानकारी जुटाई जा सके और आग को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। बीते साल गढ़वाल वन प्रभाग में वनाग्नि की सर्वाधिक 258 घटनाएं और 310.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की भेंट चढ़ गए हैं, जिसमें आरक्षित वन प्रभाग में 111 घटनाएं, 198.83 हेक्टेयर जंगल जले, जबकि सिविल वन विभाग में 147 घटनाएं व 111.46 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी। विभाग की माने तो वनाग्नि की घटनाएं उन क्षेत्रों में अधिक हुई हैं जहां पर मानव संसाधन नहीं पहुंच पाया। नतीजा ये रहा कि वनाग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया है और वनाग्नि से निपटने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद भी लेनी पड़ गई। इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब वन विभाग इस बार तकनीकी और जन सहभागिता की योजना के तहत कार्य कर रहा है। विभाग इन दिनों जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी वनाग्नि की सूचनाएं देने की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि वनाग्नि की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए और मोबाइल के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए अब वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर ऐप भी तैयार कर लिया है। साथ ही FSI पोर्टल 3.0 पर भी पंजीकरण कर वनाग्नि की जानकारियां लोगों को दी जाएंगी। विभाग की ओर से वनाग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में ऐप डाउनलोड और पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से वनाग्नि की सूचनाएं एकत्रित करने का पौड़ी वन विभाग की अभिनव पहल है, जिससे वनाग्नि की छोटी से छोटी घटना की जानकारी जुटाई जा सके और आग को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। बीते साल गढ़वाल वन प्रभाग में वनाग्नि की सर्वाधिक 258 घटनाएं हुई हैं
और लगभग 310.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की भेंट चढ़ चुके हैं। नतीजा ये रहा कि विकराल हुई वनाग्नि से निपटने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद भी लेनी पड़ी है और इस घटना से सबक लेते हुए वन विभाग इस बार तकनीकी और जन सहभागिता की योजना के तहत कार्य कर रहा है। विभाग इन दिनों जहां लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी वनाग्नि की सूचनाएं देने की अपील कर रहा है। अब रुक करते हैं मसूरी का, जहां पर एक बच्चे के गुम होने की खबर सामने आ रही है। वहीं पर अब रुड़की के कलियर अड्डे से 3 साल का एक बच्चा अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस की मुस्तैदी से चंद घंटे में लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर निवासी महिला रुखसार बच्चों के साथ रुड़की आई थी। वो मेटाडोर से रुड़की में कलियर अड्डे पर उतरी और इसी बीच उसका 3 साल का बेटा हम्माद अचानक से लापता हो गया, जिससे महिला के होश उड़ गए और महिला ने परिजनों द्वारा बच्चे की सूचना पर पुलिस को दी। सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशिक्षु आईपीएस कुश मिश्रा पुलिस टीम के साथ बच्चे की तलाश में जुट गए और पुलिस द्वारा कैमरे भी खंगाले गए। वहीं पुलिस को जानकारी मिली कि बच्चा रामपुर स्थित वैकेंट हॉल में आयोजित शादी समारोह में बैठा है। पुलिस ने तुरंत ही बच्चा रामपुर से बरामद किया और पुलिस ने छानबीन की तो बच्चा रुखसार का निकला, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और बच्चे को उसके परिजनों को गंग नहर कोतवाली बुलाकर सौंप दिया। सीओ रुड़की नरेंद्र पंत ने कहा कि बच्चा किन परिस्थितियों में लापता हुआ है, इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, किस तरह से हुआ ये बच्चा लापता, आखिर क्या बताया जा रहा है? जी माधवी जी, अगर बात की जाए रुड़की के जो पिरान कलियर अक्षत प्रताप से एक महिला अपने बच्चों के साथ में रुड़की गई थी और जैसे ही वो रुड़की पहुंचा तो वहां से वेंकट हॉल एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था तो बच्चा उनसे मिस हो गया। जब बच्चा मिस हुआ तो महिला के जो होश फाख्ता हो गया, महिला ने उसी को देखते अपने परिजनों को उसकी सूचना दी। परिजनों कलियर पिरान कलियर से रुड़की पहुंचे और उन्होंने रुड़की सिविल लाइन थाने में और गंगनाथ थाने में दोनों में मिसिंग की रिपोर्ट कराई। मिसिंग की रिपोर्ट कराने के बाद जो हमारे आईपीएस जो पहचान का केस था, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे थे, उन्होंने उसको गहनता से लिया और करीब 50 से 60 जो कैमरे है उनकी लोगें वो निकाली, फुटेज निकाली। उसके बाद बच्चे को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। बच्चा जो एक वेंकट हॉल में मिला रामपुर क्षेत्र में, वहां से महिलाओं को बच्चा दे दिया, बच्चा सौंप दिया। बच्चा सकुशल कुशल है और बच्चे का मेडिकल भी करा गया, इससे कोई इसकी इंजरी ना हो, इसके कोई दिल में या कोई परेशानी इस प्रकार की ना हो। ये जो हमारे जो आईपीएस अधिकारी अंडर ट्रेनिंग है, उनकी एक सफलता देखने को मिल रही है। जी माधवी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।